8 से पहले वो रिजल्ट हमें बड़ी एक डामाडोल किश्ती की तरह, जो एक समुद्र के अंदर हिचकोले खाती हुई किश्ती की तरह हमें रिजल्ट मिलते थे। दोस्तों 2008 के बाद ये सारा क्राइटेरिया, ये पूरा सिनेरियो बदला है, जिसकी वजह से आज हम एक ऐसी प्रैक्टिस के अंदर एंटर कर चुके हैं, उसके बारे में मेरे को बार बार बताने की जरूरत नहीं है। जो लोग उन प्रैक्टिसेस में जाकर के, उन सेंटर में जाकर के प्रैक्टिस देख चुके हैं, या जो लोग इसमें भी ज्वाइन है, जो उस लेवल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस लेवल की हम चर्चा कर रहे हैं, राइट। तो ये जो डाइल्यूशन आपको बोला कि अब इसमें आज मैं नया क्या बताने वाला हूँ, उसका नोट करने वाला है। ये तो मैंने लास्ट लेक्चर में बता ही दिया था। जो मैंने इस चीज का बताया कि जब हम डिजीज की क्लास को जो है वो स्टडी करते हैं, उस वक्त हमें सबसे बड़ा किस चीज का ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों? टेम्परामेंट का मैं आपको इंपॉर्टेंस इसके अंदर जोड़ूंगा। अगर आपका सिलेक्शन ऑफ टेम्परामेंट सही है, टेम्परामेंट के ऊपर चर्चा होगी डिटेल में नेक्स्ट किसी लेक्चर के अंदर, बट मैं आपको बता दूं टेम्परामेंट क्या, टेम्परामेंट हमारा डायग्नोस्टिक टूल है। जब तक आपका राइट डायग्नोसिस नहीं होगा, आपकी राइट सिलेक्शन ऑफ रेमेडी नहीं हो सकती है। तो मैं ये आपको बता दूं कि जो टेम्परामेंट है हमारा, ये हमारा मूलभूत सिद्धांत है, जिसके बेस के ऊपर हम आगे बढ़ करके एक अच्छी वो प्रैक्टिस में जा सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा टूल नहीं है, राइट। उसके साथ साथ मैंने आपको बोला कि जो पीडी यानी पल्स डायग्नोसिस को जो है वो इसके अंदर रखा गया है, वो हमारे टेम्परामेंट का एक, जिसको वेरिफिकेटिव टूल के रूप के ऊपर उसको डेवलप किया गया है। दोस्तों टेम्परामेंट में मैं आपको बता दूं, ये आप जानते हैं, मैं आपको ब्रीफ करूंगा इसके साथ टाई करने के लिए कि कैसे वो एक्यूट सब एक्यूट क्रोनिकों पर वर्क करता है। आज एक नया पॉइंट उन लोगों के लिए भी है जो लोग टेम्परामेंट के बारे में हमारे ही बहुत सारे लेक्चर ऑलरेडी अटेंड कर चुके हैं, उनको भी आज लगेगा कि जो हमारा टेम्परामेंट की स्टडी है, इसके अंदर ये पॉइंट आज नया ऐड हुआ है, जो कि एक्यूट सब एक्यूट क्रोनिक, इन तीनों चीज़ों के ऊपर हमारा वर्क करेगा। कैसे करेगा दोस्तों? हमारी एक स्टडी चल रही है जिसका लगभग 70 to 80% रिजल्ट आ चुका है, कि हम आने वाले टाइम में बहुत जल्दी ऐसा लिटरेचर भी आपको देखने को मिलेगा जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि जो मान लीजिए लिम्फेटिक टेम्परामेंट है, उसके अंदर ये तीनों क्लास जो डिजीज होती है लिम्फेटिक प्योर के अंदर, वो तीनों क्लास की डिजीज जो एक्यूट सब एक्यूट एंड क्रोनिक रहती है, उसके अंदर किस तरीके के एक मनोभाव, किस तरीके से साइन एंड सिम्टम रहते हैं, जिसको देख करके आप इजीली पहचान पाओगे कि ये लिम्फेटिक टेम्परामेंट के अंदर एक्यूट डिजीज ही है, राइट। इसके साथ साथ सेंग्वाइन की चर्चा भी हम करेंगे, इसके साथ साथ हम जो है वो मिक्स टेम्परामेंट की भी चर्चा करेंगे। तो इसका मतलब आज एक नया पॉइंट क्या मिला कि हम अपने डाइल्यूशन के जो हमारे 3 डाइल्यूशन है, पॉजिटिव न्यूट्रल एंड नेगेटिव, उनको हम क्लास ऑफ डिजीज के अकॉर्डिंग हम टेम्परामेंट वाइज कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि आप लोगों की सिलेक्शन, मतलब कि डिजीज डायग्नोस के अंदर आपका एक और भी बहुत बढ़िया फैक्ट बीच में ऐड ऑन होने वाला है। इसकी डिटेल की हम चर्चा इसी लेक्चर में। डॉक्टर राजेंद्र अय्यर का भी बंद कर दीजिए प्लीज। सनम जी आप इसका ख्याल रखें, जो भी किसी का माइक ऑन होता है तो आप अपने एडम होने के नाते वहां से एकदम से उसको म्यूट करें ताकि हमारा डिस्टर्बेंस ना हो, राइट। तो ये जो मैंने 3 टेम्परामेंट की आपको बात बताई, 3 डाइल्यूशन की बात बताई, 3 पर्टिकुलर आपके जो सब वो क्लास ऑफ डिजीज की बात बताई दोस्तों, जब इसके कोरिलेशन के बारे में आप जानेंगे तो आपको जानकर के इतनी हैरानी होगी कि तीनों का जो बेस आपस में क्या मिलता जुलता है, राइट। अब मैं थोड़ा सा आपको एक पॉइंट और क्लियर करूंगा कि जो क्लास ऑफ डिजीज होती है, राइट, जो उसको हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक उसका नेचर ऑफ डिजीज जिसके बेस के ऊपर क्लास बनती है, प्लस सेकंड पॉइंट इसके साथ जुड़ा था कंडीशन ऑफ द डिजीज। किसी भी क्लास के अंदर उसको वो क्लास बनाने में क्या कंडीशन वर्क करती हैं उसके बारे में। जैसे मैंने आपको एक आएगा इसके अंदर आपका नेक्स्ट, उसके अंदर जस्ट सेकंड के अंदर आएगा, सेकंड पॉइंट के अंदर आएगा कि जब हम हाइपो और हाइपर फंक्शन की बात करते हैं, राइट,
तो उसमें 4 छोटे छोटे फैक्टर की बात आती है। अब हम आपको एक डिटेल फैक्टर के साथ भी लेक्चर में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा ये जो मतलब कि फैक्टर 4 छोटे छोटे मैंने क्या बताया था, हार्ट रेट, पल्स रेट, फिर आपका रेस्पिरेटरी रेट और ब्लड प्रेशर, इन 4 फिजिकल पॉइंट के बेस के ऊपर हम हाइपर फंक्शन को एलोकेट करते थे। बट अब आपको नेचर ऑफ डिजीज के अंदर भी पर्टिकुलर पता लगना शुरू हो जाएगा कि किस तरीके से पहचाने कि जो इस पर्टिकुलर डिजीज की नेचर है, ये तीनों की तीनों क्लास के ऊपर लागू होता है, राइट। जो क्रोनिक डिजीज है उसकी नेचर भी एक्यूट हो सकती है, जो सब एक्यूट है उसकी नेचर भी क्रोनिक हो सकती है, जो एक्यूट है उसकी नेचर भी क्रोनिक के इक्विवेलेंट या फिर सब एक्यूट के इक्विवेलेंट हो सकती है। ये बहुत छोटे छोटे फैक्टर्स जो जब आपको बताए जाएंगे तो आपको हम डायग्नोज के एक ऐसे चैप्टर के साथ जोड़ना चाहेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि सचमुच आप जो सा वो लिख करके जो देंगे अपने प्रिस्क्रिप्शन पैड के ऊपर, पहले आप लिख देंगे और 90% उसमें से आपको कोई टेस्टिंग करवाने की, वेरीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके साथ साथ 10% ऐसे लोग मिलेंगे जो होते ही हैं अक्सर, जो खुद अपने एंड से बोलते हैं कि डॉक्टर साहब क्या मैं इसके लिए ये टेस्ट, अगर आप बोल रहे हैं कि मेरे लिवर में कोई प्रॉब्लम है, राइट, तो वो आपको टेस्ट करवाने के लिए जब बोलेगा, कोई भी एडवांस टेस्ट के अंदर चाहे अल्ट्रासोनोग्राफी है, चाहे एमआरआई है, कैट है, वेट है, कुछ भी है, वो करवाने के लिए आपको परमिट कर बोल अपने आप को खुद के लिए एडमिट करेगा कि सर वो करवा लें। जब वो करवा करके आएगा, आने से पहले ही उसके हाथ में एक आप बता करके उनको भेजने वाले हैं कि देखिए मैंने आपके अंदर ये फैटी लिवर की प्रॉब्लम देखी है, मैंने इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन देखी है, मैंने आपका कार्डाइटिस कंडीशन देखी है, मैंने आपकी जो है ब्रोंकाइटिस कंडीशन देखी है। जब आप लिख करके उसको देंगे, जब उसके हाथ में आपके पास आने से पहले वो रिपोर्ट आएगी, तो आपका डायग्नोज और उसका द्वारा क्लिनिक वो रिपोर्ट लेकर के आपके क्लिनिक तक पहुंचने से पहले उसका बिलीफ इतना तगड़ा आपके लिए क्रिएट हो चुका होगा कि अगर ये डॉक्टर मेरे लिए बिना कोई टेस्ट करवाए अपने इस टूल्स के माध्यम से, टूल्स जो अभी हम आपको बता ही रहे हैं, जब उनको ये विश्वास होगा तो वापस आकर के उसके सारे इफ एंड बट क्वेश्चन, क्वारी सब खत्म हो जाएंगी। और जो भी आप मेडिसिन उनको देने वाले हैं दोस्तों, आपका 100% वो रिजल्ट देगा ही। क्योंकि ये जो आपको मैं अभी 3 टॉपिक के अंदर अपने फर्स्ट, सेकंड और आज के तीसरे में सिर्फ आपको उस चीज के साथ जोड़ना चाह रहा हूं जो प्रैक्टिस के लिए बेसिक टूल्स की हमें जरूरत पड़ती है। इसलिए ये आपका पहला पॉइंट जो सा वो है, वो आपको तीनों टेम्परामेंट, क्लास ऑफ डिजीज और तीनों डायल्यूशन के साथ जोड़ने के लिए, क्लब करने के लिए एक बहुत बढ़िया एक आपका मंत्र है, राइट। और इसकी डिटेल नेक्स्ट, क्योंकि इसके ऊपर टेम्परामेंट की जब चर्चा चलेगी तो कम से कम भी 2 लेक्चर आगे नेक्स्ट टाइम के अंदर इसके हमें चाहिए होंगे, फिर इसको हम उसके बीच में क्लब करेंगे। आज केवल आपकी प्रैक्टिस में इन इंपॉर्टेंस के बारे में चर्चा चल रही है, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सेकंड पॉइंट, जिसको बोलते हैं मेकिंग ऑफ डायल्यूशन, राइट। मेकिंग ऑफ डायल्यूशन के अंदर फिर दोबारा मैं बोलूंगा नेचर ऑफ डिजीज की बात करूंगा, फिर उसके बाद मैं बोलूंगा टेम्परामेंट ऑफ द पेशेंट। इसको भी मैं क्लब करने वाला हूं आपके टेम्परामेंट, क्योंकि टेम्परामेंट और नेचर ऑफ डिजीज जब तक आप इसको सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सो दोस्तों, जो ये सेकंड पॉइंट आपका आएगा, इसके अंदर जैसे मैं आपको बताऊं कि नेचर ऑफ डिजीज को, इसको नेचर ऑफ डिजीज में जाने से पहले वो नेचर उसकी बनती कैसे है, क्या कंडीशंस आती हैं। फॉर एग्जांपल मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक्यूट, सब एक्यूट, क्रोनिक, मैं 3 वर्ड बोलूंगा, राइट। किसी को चोट लगी, राइट, चोट लगी, उस जगह अभी जख्म बना नहीं है, चाहे कॉम्प्रेशन है, चाहे ब्लंट इंजरी है, राइट, चाहे शार्प इंजरी है, अभी उसका जख्म बना नहीं है। कुछ टाइम के बाद क्या होता है, जैसे वो उसके ऊपर चोट लगती है तो सबसे पहले क्या चीज अपीयर करती है, इन्फ्लेमेशन, यानी कि जो स्वेलिंग है वो उसकी अपीयर करती है, राइट। और जब वही स्वेलिंग आगे स्कार के अंदर, किसी जख्म के अंदर या किसी ओपन वुंड के अंदर जब वो बनना शुरू होती है तो उसको हम बोलते हैं, उसके इर्द गिर्द जो इकट्ठी सूजन है, पहले सूजन कैसी होती है, लाली आएगी, हीट निकलेगी, और उसके बाद जो उस सूजन को थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, उसके अंदर आप उंगली ऐसे डिप करोगे तो आपको ऑडिमेटस कंडीशन महसूस होगी, राइट। तो एक्यूट, सब एक्यूट और क्रोनिक, इन्फ्लेमेशन एक्यूट के अंदर,
और जो ऑडिमेटस कंडीशन सब एक्यूट के अंदर, और जो ओवर ग्रोथ फैक्टर यानी कि ट्यूमरस फॉर्म, किसी भी जगह डेथ एंड डिकेड, जो सेल एंड टिश्यू एकोमुलेट करना, इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं उसी जगह पर जहां हमारी चोट लगी होती है, अगर उसको हम टाइमली ठीक नहीं करते हैं तो वो ट्यूमर सिस्टिक फॉर्म एक अपीयरेंस लेना शुरू कर देता है दोस्तों। तो मानिए एक्यूट क्या है, जब इन्फ्लामेशन आपका सजेस्टिव मीन्स अभी आपको चोट लगी और उसकी सूजन होगी, स्वेलिंग होगी, इन्फ्लेमेशन होगी, उसको हम बोलते हैं, उसके अंदर आप डिप करोगे, पहली बात है वहां बहुत पेनफुल होगा, डिप होगा ही नहीं। अगर डिप हो, क्योंकि वहां स्किन जो है वो टाइट रहेगी, राइट, और जैसे धीरे धीरे वो स्किन लूज पड़ती है तो उसके दबाव के अंदर जो नीचे हमारे सेल एंड टिश्यूज आते हैं वो क्या होते हैं, वो ओडिमा का जो है वो रूप धारण करना शुरू कर देते हैं। जब वो इन्फ्लामेशन से ऑडिमेटस कंडीशन के अंदर जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, सब एक्यूट, राइट। उसके बाद जब वही ओडिमा टाइमली आप नहीं करेक्टली उसको सही करते हैं तो नीचे हार्डनेस आनी शुरू हो जाती है, हार्डन बॉडी बनना शुरू हो जाती है, उसको हम बोलते हैं कि एक्सुडेशन अंडर स्किन, यानी कि स्किन के अंदर कुछ ऐसा मवाद इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, चाहे वो पस के रूप में हो, चाहे वो किसी सेल एंड टिश्यू के रूप में हो। दोस्तों जब एक्युमुलेशन ओवर ग्रोथ फैक्टर के अंदर होनी शुरू हो जाती है तब जाकर के कहीं वो जो सा वो क्रोनिक के अंदर मिलता है। तो आज मैंने एक क्रोनिक, एक्यूट, सब एक्यूट और क्रोनिक का कैसे आपको पहचानना उसका तरीका भी मैंने आपको बताने की कोशिश की है। यस, अगर आपने, हम सब लोगों ने पैथोलॉजी पढ़ी है, उसके अंदर कार्डिनल साइंस ऑफ द इन्फ्लेमेशन पहला चैप्टर, पहला पैराग्राफ होता है, उसमें 5 जो सब वो हमारे साइन बताए जाते हैं। मैं उन 5 के ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं उनमें से 3 पकड़ता हूँ, आपकी स्वेलिंग, राइट, दूसरे नंबर पे ओडिमा, तीसरे नंबर पे ट्यूमरस फॉर्म। इन तीनों के अनुसार आप एक्यूट, सब एक्यूट और क्रोनिक कंडीशन को पहचान सकते हैं। ये जो कंडीशंस हैं, स्वेलिंग, ओडिमा एंड आपका ओवर ग्रोथ फैक्टर, यही कंडीशन होती हैं जो उसको नेचर प्रदान करती हैं, एक्यूट है या सब एक्यूट है या क्रोनिक है। आई थिंक इसमें भी अब आपका कोई भी जो सा वो डाउट नहीं रहना चाहिए। नंबर 2, इसको टेम्परामेंट के अंदर कैसे हम करेंगे। अब ये तीनों चीजों की जो है हमारी स्टडी वो टेम्परामेंट के अधीन भी हो रही है, राइट, कि जो लिम्फेटिक टेम्परामेंट का पर्सन होगा, राइट, उसको उसका एक्यूट डिजीज के अंदर स्वेलिंग किस तरीके की हो सकती है, उसकी सब एक्यूट के अंदर ओडिमा किस तरीके से हो सकता है, और जो क्रोनिक के अंदर यानी कि ओवर ग्रोथ फैक्टर सिस्टिक फॉर्म के अंदर, एक्सुडेशन के अंदर वो जो हमारी कंडीशन बन जाती है क्रोनिक की, वो क्रोनिक लिम्फेटिक के अंदर कैसे होती है, इसको भी उसके साथ हम कोरिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस में और इजीनेस आने की जो है वो एक कोशिश हो। डिफरेंशिएशन मैं थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल लेकर के मैं आपको पॉइंट करूंगा। मैं हमेशा बोलता हूं, मान लो किसी पर्सन को फीवर हो, व्हाट इज एक्यूट, सब एक्यूट एंड क्रोनिक। अब इस माध्यम से समझिए, एक पर्सन जिसको कॉमन फीवर हुआ, राइट, अगर उस कॉमन फीवर को हमने 3 से 5 दिन के अंदर सही तरीके से ट्रीट नहीं किया, क्योंकि जब आपको कोई भी बॉडी इन्वेड, बाहर से कोई भी इन्फेक्शन इन्वेड करता है, आपके शरीर के अंदर जाता है, तो दोस्तों वो आपके जो सबसे पहले नियरेस्ट टच के अंदर चीज आती है वो आती है म्यूकस मेम्ब्रेन, आपका जो माउथ, आपका जो नोज, राइट, आपके इवन तक जो ईयर्स, यहाँ से भी आपके इन्वेजन्स हो सकती है। आईज है आपकी जो ओपन हमारे सामने ऑरिफिक्स नजर आ रहे हैं, यानी कि जो छिद्र रूपी हमें हमारे कोई भी चीज सामने आती है वहां से पेनिट्रेशन हो, इवन स्किन तो उसके माध्यम से भी आपकी वो आपका वो हो सकता है। तो उनका ये भारती जी का करो जरा म्यूट प्लीज। सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने फोन को ऑन ना करें, उनकी वॉइस ना करें ऑन, क्योंकि बहुत सारी डिस्टर्बेंस, नहीं तो अदरवाइज हमें मजबूरी में जो पर्सन अपना वॉइस हमारे अलाउ करने से पहले ऑन करेगा हम उसको इसमें से एग्जिट कर देंगे। प्लीज़ फिर कल को हमें इस चीज़ का जो है वो कंप्लेन मत करिएगा, सर आपने मेरे को बाहर क्यों कर दिया था। देखिए कुछ प्रोटोकॉल आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप कुछ जानना सीखना चाहते हैं, हो सकता है आप मजाकिया तौर के ऊपर ही ऑन करके बैठ जाएं, है ना, आपको उसकी जरूरत नहीं हो सकती है, मगर जहाँ 100% बैठे हुए आई एम श्योर
कि उनमें से इक्का दुक्का को छोड़ करके बाकी सब लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है, तभी वो हमारे साथ जुड़े हैं। सो प्लीज़, ये कुछ कड़क शब्द हैं मगर इनको फॉलो करिए, राइट। तो इसमें क्या है कि हम टॉपिक से भटक जाते हैं जब आपका बीच में इंटरप्शन आता है। इसके बाद मैं आपको एग्जांपल लेने वाला था, फीवर। मान लो उसको 3 से 5 दिन के अंदर हम ट्रीट सही नहीं कर पाए, तो आप और हम सब लोग जानते हैं, जब उसको 5 में, आजकल तो तीसरे दिन से ही अगर 3 दिन तक उसको ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो तीसरे दिन से उसकी नेचर जो सी वो चेंज होनी शुरू हो जाएगी। मान लो सीजनल एक्सपोजर हुआ, मेरे बॉडी के अंदर कोई वायरस बैक्टीरिया गया, उसने क्या किया, इन्वेजन किया मेरी बॉडी के अंदर, और उस इन्वेजन से क्या था, मेरे बॉडी के अंदर एक्यूट इन्फ्लामेशन यानी कि इन्फ्लामेशन पैदा कर दी। जब उसने इन्फ्लामेशन पैदा की तो मेरे अंदर एक्यूटनेस पैदा हुई। उस एक्यूटनेस को अगर मैं 3 दिन के अंदर, 3 से 5 दिन के अंदर कवर नहीं करता हूं तो वो क्या सेकेंडरी फेज के अंदर चले जाएगी। वही जो आपकी इन्फ्लामेशन है वो किसके अंदर चेंज होने वाली है, ऑडिमेटस के अंदर। ऑडिमा बोलते हैं ना कई बार कि छाती जाम होगी, छाती की सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वो बुखार के अंदर जो हमारा फीवर होता है उसके अंदर ऐसे साइन आने शुरू होते हैं ना। तो इसका मतलब क्या है कि अब हमारे बॉडी में उस इन्वेजन ने, उस इन्फेक्शन ने ऑडिमा पैदा करना शुरू कर दिया। और अब डिजीज की नेचर कहाँ चलेगी हमारी, किस चीज के ऊपर चलेगी, सब एक्यूट के ऊपर, क्योंकि अब बॉडी के अंदर ऑडिमा आ गया। आपको बाह्य यानी कि बाहर की तरफ से ऑडिमेटस कंडीशन देखने को मिलने वाली है, और आपके शरीर के अंदर भी आपको ऑडिमा देखने को, मतलब कि समझने को और जानने को मिलने वाला है, राइट। अगर हमने 5 दिन से लेकर के 20-21 दिन तक आपका उसका ट्रीटमेंट नहीं देते, तो आपको मालूम है जब एक कॉमन फीवर मतलब कि बिगड़ता है, उसका ट्रीटमेंट सही नहीं होता, क्या बन जाता है, टाइफाइड फीवर। तो जो टाइफाइड फीवर है उसके अंदर क्या होता है, ऑडिमेटस कंडीशन इन द बॉडी, तो क्या बन जाती है वो, सब एक्यूट। तो उसको दोस्तों 5 दिन से लेकर के 20-21 दिन के अंदर अगर आप सही तरीके से ट्रीट नहीं कर पाए तो वही कॉमन फीवर जो टाइफाइड फीवर बना, और 21 दिन के बाद आई एम श्योर कि वो क्या बन जाएगा, हे फीवर बन जाएगा। हे फीवर क्या होता है, जिसको रिलैप्सिंग फीवर भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि कभी बीच में फीवर आ रहा है, लो ग्रेड में चला जा रहा है, और कभी एकदम से हाई ग्रेड पे चले जा रहा है, राइट। तो उस वक्त आपकी बॉडी के अंदर दोस्तों कोई ना कोई ओवर ग्रोथ फैक्टर स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से अब उस फीवर को जो कंडीशन है वो तीसरे स्टेप के अंदर एंटर करके क्रॉनिक फीवर के अंदर चली गई है। क्रॉनिक फीवर के अंदर जाने से क्या हुआ, अब आपको कितना समय लगने वाला है इसका कोई मार्कर नहीं है। हम आगे टाइफाइड फीवर को भी कवर करने का एक वक्त है, राइट, यानी कि एक्यूट डिजीज को कवर करने का एक वक्त होता है, सब एक्यूट को भी डिजीज को कवर करने का एक वक्त होता है, डॉक्टर बता सकता है। पर जैसे ही वो क्रॉनिक ओवरग्रोथ फैक्टर के अंदर जाएगी कंडीशन, दोस्तों कोई डॉक्टर, कोई भी प्रैक्टिशनर, कोई फिजिशियन आपको परफेक्टली पेशेंट को ये नहीं बता सकता अब आपका कितना समय लगने वाला है। ये मैंने लिया आपका एग्जांपल, इसको अब हम टेम्परामेंट के साथ भी जोड़ेंगे। फिर मैं वही बात बोलूंगा, अगर इन तीनों कंडीशन के अंदर फीवर, अब लिम्फेटिक टेम्परामेंट में क्या चेंजेस आती हैं और संगवाई में क्या चेंजेस आती हैं, मिक्स में क्या चेंजेस आती हैं, दोस्तों इन तीनों की तीनों चीजों को हम उसके साथ कोरिलेट करके चलेंगे। ये जो मैंने अभी एग्जांपल ली, एक एग्जांपल और लूंगा। वो एग्जांपल है, मान लीजिए आपके पास कोई आज पर्सन आता है जिसको माइनर यूरिन इन्फेक्शन है, राइट। अगर वो माइनर यूरिन, आपको पता चला कि उसमें एपिथेलियल पस सेल कुछ थोड़े बहुत आ रहे हैं, आप देखेंगे उसको हो सकता है कि जो केयूबी रीजन के अंदर हल्का हल्का पेन हो। दोस्तों ये एक्यूटनेस है उसके अंदर। जैसे आपने उसको लापरवाही के अंदर उसको नहीं बदला, नहीं ट्रीट किया, वही जाकर के किसी न किसी आपके क्या होता है, फिर हमारे बाह्य शरीर के ऊपर, मानो हमारे हाथों में, नीचे हमारे जो एंकल जॉइंट्स हैं, हमारे फीट्स हैं, वहाँ एक स्वेलिंग विद ओडिमा आनी शुरू हो जाती है। तब वही जो एक आपका एक्यूट इन्फेक्शन यूटीआई है वो चेंज हो गया किसके अंदर, अब सब एक्यूट के अंदर। तब क्या होगा, वहाँ हाइड्रोनेफ्रोटिक सिंड्रोम आना शुरू हो जाएगा, या फिर वहाँ जो है वो एक कॉन्क्रीशन पार्ट आना शुरू हो जाएगा, राइट। फिर उसके बाद अगर उसको भी हम सही तरीके से ट्रीट नहीं कर, या फिर लेना शुरू हो जाएगा, और पहले ओडिमा आया ना पूरे हमारे किडनी के ऊपर, उसने उस पर्टिकुलर पार्ट में से किस एक ऐसी लोकेशन को बिल्कुल एक वीक कंडीशन के अंदर उसके इम्यून सिस्टम को वीक कर दिया, और उसके अंदर अब अकोमुलेशन स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है।
जो कि क्या होता, तीसरा फैक्टर क्या कहलाएगा, क्रोनिक कंडीशन के अंदर कि अब वो किडनी फेलियर की तरफ को जा रही है। दोस्तों इस तरीके से करके हम 3 पर्टिकुलर वर्ड के साथ, इन्फ्लामेटरी साइन के साथ, यानी कि स्वेलिंग, ओडिमा और हमारा जो सब वो ओवरग्रोथ फैक्टर, अकोमुलेशन ऑफ द एक्सुडेट, इस तीनों फैक्टर से हम 3 डिजीज की कंडीशंस है, ये वो 3 कंडीशंस है जो उनको एक्यूट बनाती है, सब एक्यूट बनाती है, क्रोनिक बनाती है। दोस्तों ये मेरे 2 पॉइंट पूरे हुए। अब मैं सरण शर्मा से बोलूंगा कि थोड़ा सा इसको हल्का सा रिवाइज करिए जो मैंने बताया है इन बातों को, फिर उसके बाद मैं 3rd और 4th पॉइंट के ऊपर जाऊंगा। धन्यवाद। जी सर। सर रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स, जैसा कि अभी हमने शेयर किया इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट पॉइंट था क्रिएशन ऑफ डाइल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लास ऑफ डिजीज। इसमें क्लास ऑफ डिजीज का मतलब है क्रोनिक डिजीज, सब एक्यूट डिजीज और एक्यूट डिजीज। क्लास ऑफ डिजीज हमारा क्या कंसिडर करती है कि हमें किस डाइल्यूशन में मेडिसिन को बनाना है। क्रोनिक डिजीज में हम D4 को बनाएंगे, सब एक्यूट में D5 को और एक्यूट में D6 को। ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट, क्रिएशन ऑफ डाइल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लास ऑफ डिजीज। अब सेकंड है हमारा मेकिंग ऑफ डाइल्यूशन। जो क्रिएशन ऑफ डाइल्यूशन में हमने कंसीडर किया कि हमें उसे किस नेचर में लेके जाना है, पॉजिटिव, न्यूट्रल या नेगेटिव में। पर वहीं पे हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है मेकिंग ऑफ डाइल्यूशन, जिसमें हमने कंसीडर करना है कि हमने वो डाइल्यूशन बनाना क्यों है और क्या क्या फैक्टर्स देख के बनाना है। जिसमें फर्स्ट फैक्टर हमारा कंसीडर किया जाता है वो है नेचर ऑफ डिजीज़, कि जो हमें डाइल्यूशन बनाना है वो हमें क्रोनिक डिजीज़ के नेचर पे बनाना है, सब एक्यूट की बनाना है या एक्यूट की बनाना है। और इसी के साथ हमारा सेकंड पॉइंट इसमें आपके साथ शेयर किया गया है कि टेम्परामेंट ऑफ पेशेंट। जो हम अपना फॉर्मूला बनाएंगे वो हम टेम्परामेंट को मद्देनज़र रख के बनाएंगे। मान लीजिए आपके पास, मैं भी एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए आपके पास एक किडनी का पेशेंट आ रहा है। अब अगर तो पेशेंट आपका लिम्फेटिक चैनल, लिम्फेटिक टेम्परामेंट का है, तो उसकी बेशक उसकी किडनी पे स्ट्रेस आ रहा है, पर उसके किडनी पे स्ट्रेस किस चैनल की वजह से आ रहा होगा, लिम्फेटिक चैनल की वजह से। अगर वो आपका सिंगोइन चैनल का है, सिंगोइन टेम्परामेंट का है, तो उसकी किडनी पे स्ट्रेस किसकी वजह से आ रहा होगा, सिंगोइन चैनल की वजह से। वहीं पे अगर वो मिक्स में है तो उसका जो स्ट्रेस फैक्टर बन रहे होंगे वो मिक्स चैनल की वजह से बन रहे होंगे। तो इसी में इस चीज़ को कहा गया है टेम्परामेंट ऑफ पेशेंट, कि जो आपका पेशेंट का हम पेशेंट के टेम्परामेंट को अज्यूम करके उसके बेसिस, उसके टेम्परामेंट के बेसिस पे हम आगे मेडिसिन को प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ आपसे जो शेयर किया गया था, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन इसी में ऐड करना चाहूँगा कि बहुत जल्दी ही हम अपने इस जो हमारा ये इन्फॉर्मेशन आपसे अभी शेयर की जा रही है, इसके रिगार्डिंग जो हमारा लिटरेचर बनने जा रहा है, उसमें हम आपको जो डिजीज़ के फॉर्मूलाज शेयर किया करेंगे, उसमें हम आपके साथ सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल फॉर्मूला भी शेयर किया करेंगे, पर उसके साथ ही आपके साथ हम मल्टीपल जो डिफरेंट हमारे टेम्परामेंट के जो फॉर्मूला कंसीडर किया जाएंगे उसको भी अब हम शेयर किया करेंगे। तो इसी के साथ मैं डॉक्टर सर संजीव सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सेशन को रिज्यूम करें। थैंक यू वेरी मच सनू शर्मा जी। अब एक पॉइंट में सेकंड करिकुलम में से मेकिंग ऑफ डाइल्यूशन में मैंने अपने जानबूझ करके रखा था, इसको मैं ऐड ऑन करूंगा सिलेक्शन ऑफ डोजेस के अंदर। ये है प्रोपोर्शन ऑफ डाइल्यूशन। दोस्तों लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था कि सर हम कंफ्यूज हैं कि जो डाइल्यूशन है किस प्रोपोर्शन में बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां अपने अपने तरीके से जो सारी चीजें बताती हैं। कोई कहता 1:47 से बनाओ, कोई कहता 1:9 से बनाओ, कोई कहता 1:99 से बनाओ। तो मैंने आपका कंफ्यूजन क्लियर किया था दोस्तों कि प्रोपोर्शन जो है वो हमारे मेडिसिन का एक ही है, 1:9, राइट। मैंने आपको ये भी क्लियर किया था कि मोर देन लगभग इस पॉइंट के ऊपर, कंक्लूजन के ऊपर पहुंचने तक 2013 तक, यानी कि मैं 23 साल की प्रैक्टिस के अंदर, लगभग 23 से 25 साल की प्रैक्टिस के अंदर मैंने मोर देन 5 लाख पेशेंट को जो वो मैंने इन ईयर्स के अंदर देखा। उसके बाद हमें पता चला कि बहुत से एक्सपेरिमेंट मैंने 1:99 से भी किए थे, मैंने आपको बताया 1:37 से भी किए, 1:47 से भी किए, 1:49 से भी किए, इवन तक जो हम क्रूड फॉर्म बनाते हैं वहां भी मैंने इन प्रोपोर्शन को बीच बीच में एक्सपेरिमेंट तौर के ऊपर इस्तेमाल करने की कोशिश की। दोस्तों मैं आपको बात एक क्लियर कर दूं, 1:9 के अलावा हमें किसी भी दूसरे प्रोपोर्शन के ऊपर, किसी भी रेशो के अंदर
हमें वो रिजल्ट नहीं मिले जो 1:9 की रेशियो के साथ हमें मिले। कंडीशन अगेन अप्लाइड। दोस्तों, जो तो प्योरली स्पेसिफिकल कोहेशन बेसिस के ऊपर मेडिसिन बनी होगी, उसी में 1:9 का फार्मूला आपका करेक्टली काम करेगा। उसी के अंदर आपके 3 डाइल्यूशन से ऊपर आपको जाने की जरूरत नहीं है। फिर मैं दोबारा इसको रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनिए। हो सकता है कि हमें बीच में बहुत सारे कंपनी के लोग या और कंपनी के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाले लोग बैठे होंगे, उनको बुरा भी लग सकता है, क्योंकि जो सच्चाई है हमेशा कड़वी होती है। दोस्तों, मैं फिर बोलूंगा, जो स्पेसिफिकल कोहेशन के अनुसार स्पेसिफिक एसेंस बना होगा, उसी के ऊपर 1:9 की रेशो वर्क करेगी। उसी के अनुसार 3 डाइल्यूशन से ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो स्पेसिफिकल कोहेशन सब्जेक्ट है, ये प्योरली यूज्ड बाय मैटी यानी कि इलेक्ट्रोपैथी का बेस है। इसलिए मैटी की थ्योरी होम्योपैथी के साथ कभी भी टैली नहीं कर सकती है। अब मैं उसको भी साथ बताऊंगा। जो 1:47, 1:99, 1:37 इन रेशोज की जो है वो एडवोकेसी करते हैं, वकालत करते हैं। दोस्तों, ये आपको मानना पड़ेगा कि वो जो मेडिसिन है वो होम्योपैथी की मेडिसिन है। वो होम्योपैथी के रूप में, इलेक्ट्रोपैथी के रूप में हमें होम्योपैथी की मेडिसिन पकड़ाई जा रही है, यूज करवाई जा रही है। इसीलिए, क्योंकि जब तक पोटेंसी और डाइल्यूशन में फर्क है, जब तक आप उसको पोटेंटाइज नहीं करोगे, उसकी पोटेंसी उस लेवल तक नहीं लेकर के जाओगे, 30 लेवल तक नहीं लेकर के जाओगे, 1000 तक नहीं लेकर के जाओगे, उसको 1:99 रेशो से, उसको 1:47 की रेशो से नहीं यूज करोगे, आपको रिजल्ट नहीं मिले। आपको रिजल्ट मिलेंगे उनके जो होम्योपैथी टिंचर के साथ बनी हुई मेडिसिन आएगी, मगर जो मेडिसिन आपको स्पेसिफिकल कोहेशन के ऊपर आप इन मेथड को इस्तेमाल करोगे, आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आपको 1:9 की, और इस सेम चीज आपको 1:9 की रेशो से अगर होम्योपैथी डाइल्यूशन जो भी वो पोटेंसी बना करके देते हैं, अगर उसको आप 1:9 की रेशो से करेंगे, तो कुछ जगह तो आपको रिजल्ट मिलेंगे, हर जगह आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। 10 टू 15 20% तक मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि जो जिसको वो डाइल्यूशन, जो जिसको हम बोलते हैं कि 1:9 की रेशो से, उनके अनुसार वो 10th डाइल्यूशन बन जाता है, क्योंकि एक पार्ट मेडिसिन का है और 9 पार्ट उसके हैं। तो 10th डाइल्यूशन तक कुछ रिजल्ट मिलेंगे, जिनकी डिजीज ऑफ नेचर, जिनकी नेचर क्लास ऑफ डिजीज उसके साथ टैली करेगी। अदरवाइज, क्योंकि बहुत सारे फोन हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं नहीं सर, हम उनसे पूछते हैं भैया आप अब से पहले किस मेडिसिन से जुड़े थे, उन्होंने बताते हैं कि सर हम फलां कंपनी से जुड़े हैं, पर उसके साथ हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। कई बार रिजल्ट मिलते हैं और कई बार रिजल्ट नहीं मिलते हैं। बट जो रविसन के प्रोडक्ट को यूज करते हैं, जो रविसन फार्मा के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, दोस्तों, मेरे को आज तक कभी इसके ऊपर चर्चा करने की जरूरत पड़ी ही नहीं। हमारा काम है आपको अच्छी एजुकेशन देना, अच्छे कॉन्सेप्ट बताना, और उसके बाद प्रोडक्ट यूज करने का तरीका हम आपको क्लिनिक वाइज जाकर के नहीं बता सकते हैं, राइट। और क्लिनिक वाइज जाकर के उनको ही बताने की जरूरत पड़ेगी जिनको पता है कि उनकी फॉर्मुलेशन स्पेसिफिकल एसेंस की नहीं है। इस करके जो आपका जो सिलेक्शन ऑफ डोजेस में जाने से पहले इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। ये पॉइंट था हमारा, जो मैंने तीसरा पॉइंट प्रोपोर्शन ऑफ डाइल्यूशन के बारे में आपसे बात की। इस प्रोपोर्शन ऑफ डाइल्यूशन को भी हम एक्यूट, सब एक्यूट और क्रोनिक, राइट, इस 3 कैटेगरी के अंदर, इसके साथ ही 3 कैटेगरी जो है वो आपकी तीनों के तीनों डाइल्यूशन हमारे अप्लाई होते हैं आपके लिम्फेटिक टेम्परामेंट के अनुसार, आपके संगवाइन के अनुसार, आपके मिक्स टेम्परामेंट के अनुसार, राइट। तो तीनों चीजें आपस में क्लब करती जाती है। इसलिए बोला जाता है कि आपको राइट इन्फॉर्मेशन लेकर के अपनी प्रैक्टिस को राइट वे में आप एनहांस उसको बढ़ा सकते हैं, राइट। इसके बाद मैं बात करूंगा नेक्स्ट पॉइंट की, कि सिलेक्शन ऑफ डोजेस, राइट। अब डोजेस 2 टाइप में आ जाते हैं हमारे, जैसा कि आप जानते हैं। एक होता हमारा नेचर ऑफ डोज, राइट, और एक होता हमारा क्वांटिटी ऑफ डोज। जो नेचर ऑफ डोज है, राइट, इसका संबंध भी हम टेम्परामेंटल लेकर के उसको उसके साथ क्लब करके चलते हैं, राइट। नेचर ऑफ डोज के अंदर जो है वो हम किस तरीके से इसको कैसे नेचर ऑफ व्हाट द मीनिंग ऑफ नेचर ऑफ डोज। मान लीजिए ये अभी जो 2 पॉइंट हमने ऊपर के पढ़े, उसमें हमें हर चीज सेम रह रही है। अगर कोई बच्चा है, बड़ा है, अगर एक्यूट डिजीज है, उसके अंदर
एक्यूट फीवर है तो एक्यूट फीवर वाला फार्मूला वही बच्चे को दिया जा रहा है, वही बूढ़े को दिया जा रहा है, वही जवान को दिया जा रहा है, राइट। अकॉर्डिंग टू टेम्परामेंट भी सेम फार्मूला है। मगर अब जो नेचर ऑफ डोज है, जब डोज दो भागों में डिवाइड होता है तो पहला होता है नेचर ऑफ डोज। तो नेचर ऑफ डोज के अंदर क्या होता है, या तो वो लाइटर हो सकता है या स्ट्रोंगर हो सकता है। दोस्तों लाइटर और स्ट्रोंगर जो डाइल्यूशन, जैसे मैंने अपने पहले लेक्चर में बताया था, वो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है, वो स्ट्रोंगर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द डिजीज, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन इन एनी टाइप ऑफ डिजीज। एनी टाइप ऑफ डिजीज में चाहे वो एक्यूट है, चाहे सब एक्यूट है, चाहे क्रोनिक है, उसमें भी क्रोनिक डिजीज हालांकि उसकी नेचर नेगेटिव होती है, उसके अंदर भी जो फंक्शन है उसके बॉडी के वो हाइपर हो सकते हैं। क्रोनिक डिजीज के अंदर उसके फंक्शन हाइपो हो सकते हैं, क्रोनिक इवन एक्यूट के अंदर भी जो हाइपो फंक्शन हो सकते हैं। तो ये जो नेचर ऑफ डिजीज है, इसको जो सब हम कोलैबोरेट करते हैं किसके साथ, हमारे हाइपो एंड हाइपर फंक्शन के साथ। तो मैंने आपको जैसे बोला, अब जब हमने एक्यूट सब एक्यूट क्रोनिक के बारे में, इन्फ्लामेशन, ओडिमा एंड ओवरग्राउथ फैक्टर के बारे में स्टडी कर लिया, तो अब हमें जो यहाँ आकर के भी हमारा जो नेचर ऑफ डोज, इसको भी हम इसके साथ क्लब करेंगे, इन 4 पॉइंटों के साथ क्लब करेंगे। कौन सा, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट। मैंने क्या बोला था अपने पिछले उसमें कि इन चारों बिंदुओं में से कोई 3 बिंदु एक तरफ है, मान लीजिए बीपी बढ़ गया, पल्स रेट बढ़ गया, हार्ट रेट बढ़ गया, रेस्पिरेट कम हो गया, तो 3 फैक्टर तो एक तरफ के हो गए ना। तो ये फंक्शन अगर बढ़ गया तो इसको क्या माना जाएगा, बढ़ने का मतलब हाइपर। जब हाइपर फंक्शन होते हैं तो उस कंडीशन के अंदर किसी टाइप की डिजीज के अंदर भी हमें जो डाइल्यूशन की नेचर रखनी पड़ती है, वो कैसी रखनी पड़ती है, हाइपर के अंदर हमें लाइटर के अंदर लेकर के आना पड़ता है। लाइटर क्या है, वो नेगेटिव, उसको नेगेटिव नहीं बोलेंगे, नेगेटिव डोज कभी नहीं होता है। डोज जो नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, वो क्या होता है, डाइल्यूशन होता है। नेगेटिव क्या होती है, डिजीज, पॉजिटिव क्या होती है, डिजीज। बट जो नेचर ऑफ आगे जो सा हाइपर हाइपर फंक्शन की वजह से वो लाइटर और स्ट्रोंगर कहलाता है। वो नेगेटिव जो लाइटर और स्ट्रोंगर होते हैं वो नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं कहलाते हैं। इसलिए अगर उसके फंक्शन हाइपर के अंदर चले गए, अब इसके साथ मैं बोलूंगा, मान लीजिए किसी को एक्यूट डिजीज है, राइट, मगर उस एक्यूट में वो सब एक्यूट के नेचर से थोड़ा सा पहले है, इन्फ्लेमेशन है बट उतनी नहीं है, क्योंकि अब वो थोड़ा थोड़ा ओडिमेटस कंडीशन के अंदर चेंज होना शुरू हो रहा है। तो इस कंडीशन में एक फैक्टर हमारे पास और आ गया कि एक्यूट सब एक्यूट की उस नेचर को पहचाने, प्लस उसको हम डोज की नेचर के साथ टैली करें, राइट। एंटी प्रोपोर्शन होता है, अगर हाइपो कंडीशन है तो उसके अंदर हमें स्ट्रोंगर डोज। अब लाइटर और स्ट्रोंगर किस चीज के बारे में मैंने बताया था, जब मैंने मान लो किसी को बोला फीवर के अंदर थर्ड डाइल्यूशन देना है, राइट, और कंपोजिशन सही है, वही है जो आम फीवर के अंदर देनी, मान लो F1 देनी है, मैंने F1 का थर्ड डाइल्यूशन बनाया, चाहे बच्चा चाहे बड़ा। अगर उस एक पेशेंट में, एक बच्चे मान लो एक पेशेंट में फीवर जो सा है, उसके ड्यूरिंग, फीवर तो एक्यूट है, उसके ड्यूरिंग उसके फंक्शन हाइपो के अंदर चले गए, बीपी कम हो गया, हार्ट रेट कम हो गया, पल्स रेट कम हो गया, मगर रेस्पिरेटरी रेट जो सा वो बढ़ गया मान लो, राइट। तो अगर 3 चीजें उसके साथ मैं देखूंगा उसके इन्फ्लेमेटरी साइन क्या बोल रहे हैं, अगर वो भी इसके साथ एक फैक्टर और आ जाता है तो मेरे लिए श्योर हो जाएगा कि ये जो सा फैक्टर ये सब एक्यूट का ही है, ये एक्यूट का ही है, ये क्रोनिक। तो एक पेशेंट में जिसके फंक्शन हाइपो के अंदर चले गए तो मैंने F1 का डोज उसको क्या बोलना है, इसको डायरेक्ट टंग के ऊपर लीजिए, पानी के साथ मत लीजिए, क्योंकि उसकी नेचर को मैंने क्या किया, बदल दिया। मगर मैंने डाइल्यूशन नहीं बदला, डाइल्यूशन वही है हमारा। अगर मैंने एक्यूट के लिए D6 बनाया ना, तो D6 ही है, यानी कि नेगेटिव डाइल्यूशन ही मैंने बनाया उसके लिए। बट जब उसको लेने का तरीका मैंने क्या बोला, स्ट्रोंगर, यानी कि उसको जीभ के ऊपर डायरेक्ट टपकाना है। जो मेडिसिन की जितनी क्वांटिटी रिकमेंड की जाती है अकॉर्डिंग टू एज, उसके अनुसार उसको उतना डोज दिन के अंदर 3 से 4 टाइम आप दे सकते हैं, राइट। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए हाइपर फंक्शन हो गई, उसका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ गया, उसका बीपी बढ़ गया, उसका हार्ट रेट बढ़ गया, पल्स रेट भी बढ़ गया, या उसका कम हो गया, अगर 3 फैक्टर, फिर हम देखेंगे एक्यूट, सब एक्यूट और उसकी नेचर के साथ इसका कौन सा फैक्टर मिलता है। अगर 3 के साथ ये चौथा फैक्टर भी आ जाता है तो क्लियर हो गया कि इसके फंक्शन क्या चले गए, हाइपर। हाइपर गए, फिर हमने क्या बोला कि भैया F1 को तूने, एक पेशेंट को मैंने बोला डायरेक्ट जी पे लेकर के जाओ
और दूसरे को बोला नहीं तू आधे कप पानी में, आधे गिलास पानी में या 1 गिलास पानी में इसकी जो रिकमेंडेड क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन है उसको डाल करके पी जा, और आप देखेंगे कि दोनों पेशेंट को अपने अपने रिलीफ मिलेंगे, जबकि दोनों के दोनों पेशेंट फीवर के थे, मगर उसके अंदर उन्होंने क्या है, हमने नेचर ऑफ डिजीज के अंदर उसको ला करके उसकी देख के उसका नेचर ऑफ डोज हमने उनका सेलेक्ट कर लिया। तो दोस्तों इस तरीके से करके हम जो सब वो इसकी नेचर ऑफ डोज को सिलेक्ट करने वाले हैं, राइट। इसके साथ नेचर ऑफ डोज तो हमने सिलेक्ट कर लिया, अब क्वांटिटी की बारी आती इसका रिवाइज कर देता हूँ। जितने साल का बच्चा 1 साल से 1 दिन से लेकर के 3 साल से लेकर 10 साल तक, जितने साल का बच्चा उसके लिए 1 साल का बच्चा, 1 दिन का बच्चा तो भी 1 ड्रॉप से नीचे तो हम जा नहीं सकते हैं, राइट। 1 साल का बच्चा तो भी 1 ड्रॉप, अगर 2 साल का बच्चा तो 2 ड्रॉप, अगर 3 साल का बच्चा तो 3, 10 साल का बच्चा तो 10 से लेकर के अनटू डेथ जितना भी हमारा एक स्टैंडर्ड डोज कहलाता है वो 15 से 10 से 15 और 25 तक इवन कुछ केसेस में हम 25 ड्रॉप तक भी देने के लिए हम बोलते हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मैंने एडल्ट डोज बताया 15 ड्रॉप्स लेने हैं मान लीजिए, तो मैं उसको थ्राइस ए डे 3 स्टैंडर्ड डोज दिन के अंदर लेने होते हैं जो मैक्सिमम रहते हैं, मगर कभी कभार हमें क्या होता है कि 4 डोज को भी लेने की जरूरत पड़ती है, राइट। तो जो स्टैंडर्ड मेडिसिन होती है वो स्टैंडर्ड मेडिसिन कौन सी होगी हमारी, जो आपको बताया गया, दो मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, फर्स्ट में बताया था, सेकंड में बताया था कि 2 लाइन का फार्मूला बनता है, राइट। मैंने आपको सेकंड लेक्चर के अंदर बताया था 2 लाइन का फार्मूला क्या बना हमारा, एक क्योरिंग फार्मूला और एक हमारा हीलिंग फार्मूला। ये स्टैंडर्ड डोज उसके ऊपर अप्लाई होगा। फिर एक बार ध्यान से सुन लीजिए, जो स्टैंडर्ड डोज अप्लाई होता जो खाने से पहले, खाने के बाद, 1 नंबर जो क्योरिंग फार्मूला, ये भी आपको बताया गया था कि मैक्सिमम जो क्योरिंग फार्मूला है उसको खाने से पहले दीजिए, और जो हमारा हीलर फार्मूला उसको खाने के बाद दीजिए, आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। इसमें एक थोड़ा सा विवाद आ सकता है कि कहाँ मैटी जी ने लिखा हुआ है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, मैं डायरेक्ट आपको बोलूंगा कि फिर हमने जो प्रैक्टिकल अपने लाइफ में किए उसमें हमने पाया कि ऑल्टरनेटिव देने से भी, अगर 1 नंबर 2 नंबर ऑल्टरनेटिव से देते हैं उसके रिस्पॉन्स, और प्लस जो हम मेडिसिन बिफोर एंड आफ्टर मील के बीच में यूज करते हैं उनके रिजल्ट में फर्क जमीन आसमान का आ जाता है। इसलिए मेरे को रिजल्ट लेना है तो मेरे को कहीं पजल नहीं होना है, मैंने इसको खाने से पहले इस्तेमाल करवाया, मैं करना तो अल्टरनेटिव के अंदर ही है, और खाने के बाद मैंने उसको इस्तेमाल करवाया, मेरे को रिजल्ट अच्छे मिले, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो स्टैंडर्ड डोज है वो क्योरिंग और हीलर के ऊपर लागू होता है, वो 3 से 4 टाइम 1 दिन के अंदर लेने के लिए सलाह दी जाती है। इसके अलावा 1 डोज और भी होता है, राइट, उसको हम बोलते हैं रैपिड डोज या फिर रिपीटेड डोज। जो दोस्तों रैपिड डोज और रिपीटेड डोज होता है वो डिपेंड करता है हमारे, वो आम यूज करने वाला डोज नहीं होता है, राइट। वो स्पेसिफिक ऐसा डोज होता है जो डिपेंड्स अपॉन द सीवियरिटी ऑफ द केस, सीवियरिटी ऑफ द डिजीज, जो डिजीज की सीवियरिटी है, जो उसकी पेनिट्रेशन हमारी बॉडी में है डिजीज की, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और इसको तब तक ही इस्तेमाल करना होता है रिपीटेड या रैपिड डोज को जब तक कि हम जो सा है उस सीवियरिटी को न्यूट्रलाइज करके केस की स्टेबिलिटी के अंदर नहीं पहुंच जाती है। जो स्टेबिलिटी होती है उसका मतलब क्या है, मान लो कोई बंदा मेरे पास दर्द वाला आया तो मैंने उस रिपीटेड और रैपिड डोज का इस्तेमाल तब तक करवाना है जब तक उसकी दर्द शांत नहीं हो जाती है। जैसे उसकी दर्द शांत हुई तो उसको मैंने बंद करवा देना है। जब मैं बंद करवा देता हूँ, जब मैं कुछ टाइम के लिए उसको, मतलब कि जो सा रिपीटेड डोज का मतलब एक और भी होता है, इसको 5 मिनट से लेकर के आधे घंटे से लेकर के 1 घंटे के डोजेस के अंदर रखा जाता है। यानी कि कई बार मान लीजिए ऐसे केस भी हमारे पास आते हैं, उनकी सीवियरिटी को देखते हुए हम क्या करते हैं, उस जो मतलब कि हमारी रिपीटेड डोज बनती है वो बनती कैसे है, राइट। वो बनती इस तरीके से है, जो हमारा एक स्टैंडर्ड डोज जो 4 से 6 घंटे के अंदर हमने लेना होता है, मान लीजिए मैंने उसका 1 गिलास पानी, मैंने उसको लाइटर डोज लेने के लिए बोला, मान लीजिए मैंने उसके 10 बूंद उसको 10 साल का बच्चा है, मैंने 10 बूंद उसको लेने के लिए बोला, मैंने क्या करना, अगर उसके फंक्शन हाइपर है तो मैं लाइटर डोज दूंगा, 1 गिलास पानी में 1 स्टैंडर्ड डोज के जितना मेडिसिन उसके अंदर डालूंगा, यानी कि 10 to 15 ड्रॉप जो भी स्टैंडर्ड डोज बताया गया उसको मैं डालूंगा उसके अंदर। फिर मैं बोलूंगा इस 1 गिलास को एक, मतलब कि जो इसको लेते ही 2-2 3-3 चम्मच करके इसको आपने 1 डोज के ड्यूरेशन
एक डोज का कंप्लीट डायल्यूशन, स्टैंडर्ड डायल्यूशन जो ड्यूरेशन होता है वो क्या होता है, वो होता है 4 to 6 आवर। तो मैं बोलूँगा इसको 4 to 6 आवर के अंदर ख़त्म करिए, और आप पाएंगे कि 4 से 6 घंटे के तक पहुंचने की बहुत सारे केसेस में जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे उसकी पेन अभी मान लो मेरे पास कोई रीनल कॉलिक आ गया, कॉलेजिथियासिस का मेरे पास कोई पेशेंट आ गया, राइट, कोई मेरे पास फ्लैचुलेंस का पेशेंट आ गया, इवन हार्ट अटैक का पेशेंट आ गया, तो मैं उसको जब मैं मेडिसिन देना शुरू करता हूँ तो 3, 4, 5, 6, यानी कि अगर मैं उसको बोल रहा हूँ कि 5 मिनट के बाद डोज लेना है, तो अगले आधे घंटे से लेकर के पौन घंटे के अंदर 30 to 45 मिनट के अंदर उसकी स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाती है। जा कई बार मैं बोलता हूँ कि 6 घंटे तक, मैं बोलता हूँ कि 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर उसको स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाती है। तो इसके अंदर रिपीटेड डोज के अंदर मैंने क्या किया, मैंने एक स्टैंडर्ड डोज कृपया सारे जुड़े रहिए, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से सिग्नल जा रहा है। क्या हुआ है? You lost your network connection. Try connect is. तूने इसके साथ जुड़ा हुआ है, आप रहा चीज वो इंटरनेट ही चला गया यहाँ पे। हैं? इसके साथ जरा करो आप, हाँ, इसके खोलो ना इसको। यहाँ से जोड़ लो। कहाँ पे था वो? खोलो उसको। यूज मोबाइल डाटा। करो। ज्वाइन करो, आप करो ज्वाइन। सॉरी फॉर इंटरप्शन डॉक्टर साहब, थोड़ा यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई बीच में, थोड़ा मौसम अपसेट है। मेरी आवाज आ रही है? आई होप कोई पर्सन एक बार ऑन करके बता दें आवाज आ रही है मेरी? जी सर, जी आ रही है। ओके, तो मैंने अपना छोटा सा टॉपिक कि जो रिपीटेड डोज है उसको हमने जो है वो फ्रैक्शन करके लेना है। बात ये चल रही थी कि अगर मान लो किसी को मैंने 10 ड्रॉप्स देने हैं, उसको मैंने स्ट्रॉन्गर डोज देना है, तो मैं किस तरीके से दूंगा उसको भी मैं 10 बूंदों को उस पेशेंट को मान लो कि अगले 4 से 6 घंटे के अंदर मैंने देना कि एक एक बूंद हर आधे घंटे के बाद लेना शुरू कर दो, एक एक बूंद हर 15 मिनट के बाद लेनी शुरू कर दो। जो वो मतलब कि हमारी 9 से 10 बूंदे हैं, 10 से 15 बूंदे हैं, उसको मैंने 4 से 6 घंटे के अंदर जीभ के ऊपर टपकाने के लिए मैंने बोलना है, और उसको तब तक उसको मैंने टपकाने के लिए बोलना है जो उसको मैं रिपीटेड डोज बना करके दूंगा जब तक सेवियरिटी हमारी कंट्रोल नहीं हो जाती है। दोस्तों ये था इसका जो रैपिड डोजेस, राइट। तो जो रैपिड डोजेस की इन सब जो डाइल्यूशन की नेचर रहती है, केवल कुछ डॉक्टर हमें बाद में एक फोन भी करते हैं कि सर जो हमें रूटीन डोज बनाने हैं, रूटीन फार्मूला बनाना है 1 नंबर और 2 नंबर बिफोर एंड आफ्टर मील का, उसको हम किस डाइल्यूशन में रखें, और जो रिपीटेड डोज है उसको हमें किस डाइल्यूशन में रखना चाहिए। दोस्तों चाहे वो कि अगर एक्यूट डिजीज है
चाहे पीटी डोज दिया जा रहा है, चाहे स्टैंडर्ड डोज दिया जा रहा है, चाहे स्टैंडर्ड डाइल्यूशन दिया जा रहा है, दोस्तों उसमें उनको बनाने डाइल्यूशन बदलने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे को फर्स्ट और सेकंड लाइन फार्मूला सेकंड डाइल्यूशन के अंदर बनाया है, तो मेरे को जो रिपीटेड डोज है उसको मेरे को सेकंड डाइल्यूशन के अंदर ही बनाना पड़ेगा। इसलिए ताकि वो उसका जो वो यूनिवर्सल रिक्वायरमेंट तो उसका अगर D6 की है, तो कई बार क्या वो लोग क्या बोलते हैं, सर इसकी जो हम एक्सटर्नल मसाज देंगे तो उस पे हमें, मैंने क्या किया, मैंने D6 की जगह D4 कर दिया, है ना। तो वो अपने अपने तर्क लगाते हैं, मगर उनको रिजल्ट कितने मिलते या नहीं मिलते ये मैं नहीं कह सकता। पर मैं आपको बता दूं, यूनिवर्सल रिजल्ट आपको तभी मिलेंगे, एक समान एक जैसे रिजल्ट तभी मिलेंगे अगर एक एक्यूट डिजीज के अंदर जो सिलेक्शन होने वाले कोई भी मेडिसिन, कोई भी फार्मूला, कोई भी आप बोतल बनाते हो, उसको सेम डाइल्यूशन के अंदर रखिएगा जो उस डिजीज के अकॉर्डिंग उसकी रिक्वायरमेंट है, राइट। तो ये था हमारा रिपीटेड डोज के अंदर। और स्पेशली मैं एक पॉइंट के ऊपर चर्चा जरूर आपको रिपीट करूंगा, खाने से पहले और खाने के बाद। मैंने अपने शायद प्रीवियस लेक्चर में बताई थी, ये फंडा डेवलप कहाँ से हुआ। हालांकि मैं आपको फिर भी क्लियर कर दूं, मैटी जी के किसी लिटरेचर में ये शब्द आपको नहीं देखने को मिलेगा बिफोर मील एंड आफ्टर मील, बट ये जो है वो हमारे प्रैक्टिकल टीम ने, जो प्रैक्टिस टीम है, उन्होंने ये डेवलप किया। उन्होंने देखा कि हमें जो सब खाने से पहले और खाने के बाद क्योरिंग के फार्मूला, हमने क्योरिंग फार्मूला क्यों खाने से पहले रखा, राइट। क्योंकि क्योरिंग जो फार्मूला होता है, जो बीमारी को क्योर करता है, उसकी कैपेसिटी होती है कि वो अपने, जब हम खाना जो खाते हैं उसकी एक्टिविटी को एनहांस कर दे, उसकी एक्टिविटी को एक्साइट कर दे, राइट। तो जो वह अब एक्साइट करता है, तो जब भी हम कभी कोई भोजन खाते हैं, कोई फ्रूट खाते हैं, जब कोई भी चीज का इंटेक करते हैं जो कि आने अंदर पेट में जाकर के, या इंटेस्टाइन में जाकर के किसी भी टाइप की एनर्जी का रूप लेने वाली है, तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, जो भी चीज हम खाते हैं उसके पचने का एक ड्यूरेशन होता है। वो ड्यूरेशन क्या क्यों मतलब कि होता है, क्योंकि उस टाइम के अंदर हमारे मुंह से नवाला, मतलब कि एक से कट करके, पीस करके, जो पिस करके वो हमारे पेट में जाता है, पेट के अंदर उसको आटे की तरह गूंथ करके वो उसको आगे इंटेस्टाइन की तरफ को धकेल देता है हमारा पेट। और उस वक्त उसमें इंटेस्टाइन, उसमें से जो लोड्स ऑफ एनर्जी, जो डिफरेंट पार्ट ऑफ हमारे ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट पार्ट ऑफ सिस्टम है, उनको वो एनर्जी के रूप में जब वो देते हैं, उनको प्रोवाइड करवाते हैं, तो वो जो हमारा खाने से पहले क्योरिंग वाली मेडिसिन है, उसके फंक्शन को एनहेंस करने का काम करती है। और उस स्टिपुलेटेड जो टाइम हमारे उस मेटाबॉलिक फैक्टर के लिए रखा गया है, दोस्तों उसी टाइम के अंदर हमारे उस खाने को एब्जॉर्प्शन तक पहुंचाने का काम करने में सहायता करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी को डिजीज कोई भी होगी, उसके अंदर सबसे पहले जो फैक्टर हमारा डिस्टर्ब होता है वो हमारा क्या है, मेटाबॉलिक फैक्टर। मेटाबॉलिक फैक्टर का जो सबसे पहला जो फैक्टर हमारा उसकी कड़ी है, वो है हमारा खाना, जो हम खाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम से होकर के जब कोई चीज निकलती है तो उसको हम मेटाबॉलिक फैक्टर, जिसको हम इम्यून सेगमेंट के साथ जोड़ते हैं, दोस्तों उसका हमारे एनहांसमेंट के अंदर रहना जरूरी है। मान लीजिए किसी को फीवर हो गया, उसने खाना खाया, उसको 35 मिनट के लिए से लेकर के 45 मिनट के अंदर उसके अंदर पचाने की कैपेसिटी नहीं है। हो सकता है उसके लिए 1 घंटा लग रहा है, 1.5 घंटा लग रहा है, मगर होता क्या है कि ऑर्गन की जो सप्लाई है वो 35 मिनट से लेकर के 45 मिनट के अंदर उस ऑर्गन को पहुंच जानी चाहिए। अगर उससे डिले होगा तो वो ऑर्गन में, मान लो हमें 50 यूनिट एनर्जी भेजनी है, तो वहां केवल 40 यूनिट ही पहुंच पाएगी। अगर उस अंग में 40 यूनिट की एनर्जी 50 की बजाय पहुंचेगी तो वो अंग वीक होना शुरू हो जाएगा, तो बीमारी के अंदर एक और बीमारी। इसलिए खाने से पहले जो आपको बोला गया है कि क्योरिंग फार्मूला को देना, उसका वर्क है उसकी पूरी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को एनहांस करना। नंबर 2 पे, जैसे उसने एकदम से उस आग को, आग के नीचे आग जलाई, उसके ऊपर पानी उबलना खोलना शुरू हो गया, मगर अब वो खोलना 10 मिनट के अंदर उसको उसकी एनर्जी कहीं बेस्ट ना हो जाए, लेटेंट एनर्जी ना बन जाए, तो क्या है, जो खाने के बाद का जो हीलर फार्मूला है वो क्या करता है मालूम है, उस टाइम को बिल्कुल एक टाइम बाउंड के अंदर, टाइम फ्रेम के अंदर उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करवाने का काम जो है वो हमारा हीलर फार्मूला खाने के बाद ये श्योर करता है कि वो 45 मिनट के अंदर अंदर हमारा खाना पच जाए, चाहे हम बीमार भी हैं, ताकि हमारे हर अंग को जो उसके एनर्जी पहुंचेज चाहिए, जो एनर्जी डिलीवरीज चाहिए, वो उसको एनर्जी मिल जाए। इसलिए खाने से पहले और खाने के बाद का इसके अंदर जिक्र किया जाता है, राइट।
आई होप ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट में मैं आपको बोलूंगा, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हमारे ओरिजिनल फार्मूला जो रहते हैं हमारा क्योरिंग और हीलर, बट दोस्तों जो ओरिजिनल प्रैक्टिस है एक क्लासिकल प्रैक्टिस है, जिसके हाथ में ये प्रैक्टिस आ गई सर वो तो सोने पे सुहागा है, उसको मैं बहुत बढ़िया प्रैक्टिस मानता हूँ। बट होता क्या है कि उस प्रैक्टिस तक पहुंचने के लिए कुछ समय लगता है, कुछ समय, कुछ महीने, कुछ साल लग जाता है। मगर उस दौरान क्या होता है, अगर ओरिजिनल का सिलेक्शन आपका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो रिजल्ट की वेरिएशन आनी शुरू हो जाती है। मान लो फॉर एग्जांपल आपका टेम्परामेंट ही सही सिलेक्ट नहीं हुआ, मान लो आपका टेम्परामेंट सही सिलेक्ट नहीं हुआ तो आपकी सिलेक्शन ऑफ रेमेडी सही नहीं हुई। अगर सिलेक्शन ऑफ रेमेडी सही नहीं हुई तो उस बीमारी के अंदर आपको रिजल्ट अप्रोप्रिएट नहीं मिलेंगे, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने इस चीज के ऊपर भी बहुत ज्यादा हमारा एक शोध हुआ, एक रिसर्च हुई, फिर उसके बाद कुछ पेटेंट हमने, रवि सर ने, जब किसी कोई भी कंपनी पेटेंट जो सब वो बनाती है उसके पीछे मूलभूत उनका क्या सिद्धांत होता मेरे को मालूम नहीं है, पर रवि सर पेटेंट क्यों बनाता वो आपको बताना जरूर चाहता है। रविसन पेटेंट इस करके बनाता है कि स्टार्टिंग से ही आपको अच्छे रिजल्ट मिले। मान लीजिए मैंने बोला कि कफ का, किसी कफ कोल्ड हो गया, मैंने कफ कोल्ड का फार्मूला दिया, मान लो P3C13 ब्लू लैक्टिस थी, और उसमें आपका सही तरीके से सिलेक्शन ऑफ डिजीज नहीं हो पाया, आपको पता नहीं चला एक्यूट है या सब एक्यूट है या क्रोनिक है, राइट। मगर आपने वो फार्मूला अपने अकॉर्डिंग बना करके दे दिया, आपने पाया कि एक पेशेंट में उसका रिजल्ट थोड़ा उतना अच्छा नहीं मिला, मगर एक पेशेंट में रिजल्ट अच्छा मिल गया, और उस कंडीशन में आप क्या करोगे, क्या सोचोगे कि यार रिजल्ट नहीं अच्छे मिल रहे हैं। तो पेटेंट क्या करता है, पेटेंट सीरीज जो सी है वो आपको ये एश्योर करती है कि जो कमी आपकी सिलेक्शन ऑफ टेम्परामेंट के अंदर, जो कमी आपके सिलेक्शन ऑफ रेमेडी के अंदर रह जाती है, जो कमी आपकी सिलेक्शन ऑफ डाइल्यूशन के अंदर रह जाती है, डोज के अंदर रह जाती है, उसको, उस कमी को पूरा करने का काम जो सा है वो आपके पेटेंट करते हैं, राइट। पेटेंट में भी 3 to 4 लेवल के पेटेंट्स होते हैं। आगे एक लेक्चर आने वाला है जिसके अंदर वो पेटेंट के ऊपर ही 100% होने वाला है, तो आपको बताया जाएगा कि जो पहले लेवल, जैसे हम ट्रीटमेंट किसी पेशेंट की शुरू करते हैं तो इनिशियली आपको हमारे ओरिजिनल फार्मूला के साथ कौन कौन से पेटेंट किस तरीके से इस्तेमाल करने चाहिए, राइट। और सेकंड स्टेप जब उनका पहला स्टेप कवर होता है तो दूसरे स्टेप पे कौन से पेटेंट इस्तेमाल करने चाहिए। ओरिजिनल फार्मूले बड़े कम बदलते हैं, बट पेटेंट का जो है वो एक स्टाइल एंड जो है वो डेमो वो बदलता रहता है। सो दोस्तों इसलिए पेटेंट हमारे लिए उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ओरिजिनल है। पर मैं एक पॉइंट जरूर बोलूंगा कि पेटेंट के बिना ओरिजिनल के साथ भी आप 100% रिजल्ट ले सकते हो, समय ऊपर नीचे जा सकता है, बट अकेले पेटेंट के साथ, क्योंकि कुछ डॉक्टर, मेरे पास रिपोर्टिंग आती है, कुछ डॉक्टर कहते नहीं सर हम अभी ओरिजिनल में नहीं के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते हैं, आप हमें अपने पेटेंट दीजिए। सर पेटेंट का मैं बता दूं कि पेटेंट बिना ओरिजिनल के 100% अधूरे हैं। हम ओरिजिनल प्रोडक्ट की, ओरिजिनल फार्मूला की एफिकेसी को बढ़ाने के लिए, एनहांस करने के लिए हम पेटेंट का इस्तेमाल करवाते हैं, राइट। उससे हम 100% श्योर हो जाते हैं। पर पेटेंट ओरिजिनल के बिना पेटेंट अकेले इस्तेमाल करके तो आपको 20-30% 40% से ऊपर रिजल्ट नहीं मिलने वाले हैं। तो जो पर्सन ये सोचते हैं कि नहीं हम पेटेंट के साथ ही प्रैक्टिस करेंगे, बना बनाया मटेरियल आएगा उठा करके देंगे, तो ना तो उसके अंदर आपको बाय फाइनेंस इतना बेनिफिट होगा, ना ही आपको बाय रिजल्ट इतना बेनिफिट होगा। तो दोनों चीजों की इंपॉर्टेंस और यूटिलिटी को आपको समझने की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो दोस्तों आज के मैंने 4 पॉइंट जो आपके टच करने की कोशिश की थी, सिलेक्शन ऑफ रेमेडी, आपका जो सा वो क्रिएशन ऑफ डाइल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्लास ऑफ डिजीज, अकॉर्डिंग टू टेम्परामेंट, फिर उसके बाद मेकिंग डाइल्यूशन, फिर उसके बाद सिलेक्शन ऑफ डोजेस एंड डोजोलॉजी। सर ये चीजें 4 जो आज मैंने बताई है इसको ध्यान से आप सुनिए, फिर दोबारा इस वीडियो डाल दिया जाएगा। उसके बाद कहीं कोई आपको पॉइंट समझ नहीं आता है तो आप हमसे अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। कहीं आपको कोई प्रैक्टिस की प्रॉब्लम आ रही है तो हमारी सर्विस जो टेक केयर टीम आपके लिए बिल्कुल समर्पित है, वो आपके हमेशा आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरा आज का टॉपिक फिनिश होता है। ओवर टू सनम शर्मा। नमस्ते सर जी, नमस्ते। नमस्कार सर, नमस्कार।
सर हम अभी अपने सेशन के आखिर में जा रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया करके अपना डेकोरम बनाए रखें और अपने माइक सारे ऑफ रखिए प्लीज। तो मैं इसी के साथ मैं जो आज का हमारे सेशन में जैसे आप सबसे शेयर किया जा रहा था कि हमारा टेम्परामेंट का क्या इम्पोर्टेंस है फॉर्मुलेशन में, तो उसके ऊपर हमारा जो एक छोटा सा लेक्चर हमारे बहुत ही ऑस्पिशियस डॉक्टर और हमारे सबसे पुराने से पुराने एक्सपीरियंस डॉक्टर में से एक हमारे डॉक्टर जगतार सिंह सेखो जी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो मैं चाहूँगा कि वो अपना जो टेम्परामेंट का जो रिगार्डिंग का हम उनका लेक्चर है या जो अपना जो एक्सपीरियंस वो शेयर करने वाले हैं, वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। सर ओवर टू यू, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। सभी डॉक्टर्स को मेरी तरफ से नमस्कार। डॉक्टर साहब ऐसे है कि जो नमस्कार जी। टेम्परामेंट मैटी जी ने दिया हमें, तो दूसरी जो विधाएं हैं, जो पैथियां हैं, उनसे अलग किया गया है, क्योंकि टेम्परामेंट से हम विदाउट किसी भी टच से, विदाउट एनी किसी भी डायग्नोस्टिक फीचर से हम पेशेंट को डायग्नोज कर सकते हैं कि उसमें कौन सी विधाएं, कौन सी डिजीज, कौन से रोग हो सकते हैं। और टेम्परामेंट स्टडी अगर आप करेक्ट करते हो तो उसमें आप अच्छे से रोगी की रोग देख सकते हो कि उसको कौन सा रोग हो सकता है, और उसमें जब आप रोग देख सकते हो कि कौन सा रोग हो सकता है तो उसके बाद उसकी जो रेमेडी है उसकी सिलेक्शन भी कर सकते हो आप, कि अगर ऐसी डिजीज हो सकती है, ये रोग हो सकता है, इस रोग से संबंधित कौन सा ऑर्गन है, उससे रिलेटेड आप अच्छे से जो है रेमेडी की सिलेक्शन कर सकते हो। अगर आप जो रेमेडी की सिलेक्शन अच्छे से कर लोगे तो उसके बाद उसकी डोज भी आप अच्छे से सिलेक्ट कर सकते हो। जब आप अच्छे से रोज उसकी जो डोज सिलेक्ट कर लोगे तो उसके बाद आपको रिजल्ट भी जो है अच्छे आने की जो सुविधा रहेगी, आपको अच्छे रिजल्ट आ सकेंगे। और इसी के साथ में जो मेरी अपनी प्रैक्टिस है लगभग 27 साल की, तो मैं टेम्परामेंट के साथ-साथ और बहुत सारे जो विधाएँ हैं उसमें जैसे डॉक्टर संजीव शर्मा जी द्वारा दी गई पल्स डायग्नोज है, उसको साथ में देखता हूँ। इसी के साथ में जो मैटी जी के द्वारा कुछ और विधाएँ बताई गई थी, उनमें से आइरिस की है, उसको भी यूज़ करता हूँ लेकिन बहुत कम। जो टेम्परामेंट की विधा मैटी जी ने दी थी हमें, तो वो बहुत ही एक अच्छी, विदाउट एनी ब्लड टेस्ट, एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, इनसे अलग थी ये। और इसी से हम जब टेम्परामेंट पेशेंट का सिलेक्ट करते हैं, तो उसके साथ हम देख सकते हैं कि पेशेंट को हम अच्छे से विदाउट एनी, जो मैं पहले बता चुका हूँ, कि किसी भी तरह के ब्लड, सुई, नीडल, एक्स-रे से बिना हम अच्छे से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे डॉक्टर संजीव शर्मा जी ने आपको एक पहले जो डिटेल में बताया गया है सारी की सारी टेक्निक्स के, तो उसी में मैं भी उनको समर्थन करता हूँ कि सबसे अच्छे जो आप विधा ले सकते हो तो उसमें जो है वो टेम्परामेंट का। और इसी के साथ में हमारे साथ में पल्स डायग्नोज एक ऐसी विधा है जिसमें हम टेम्परामेंट के साथ-साथ पल्स से अगर आप डायग्नोज करते हो तो उसमें हम आप ब्लड से रिलेटेड, जो लिम्फ से रिलेटेड, जो क्योंकि मैट्रिज की थ्योरी है ब्लड और लिम्फ है ना, तो उसपे हम अच्छे से काम कर सकते हैं। तो मैं तो इतना ही चाहूँगा कि मैं जो पिछले लगभग 27 साल से इस विधा से अच्छे से रिजल्ट ले रहा हूँ, जो प्रोग्रेस है वो आपके सामने है। क्योंकि जो भी हमारे डॉक्टर्स, जो हमारी टीम्स जो इधर पंजाब के विजिट पे आए हैं, तो उन्होंने सभी ने देखा है कि जो मेरी प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी है, और इसके पीछे मेन यही कारण है कि उसमें टेम्परामेंट और जो पल्स का जो है बहुत अच्छा योगदान रहा। मैं इतना ही कहूँगा। इसी के साथ में आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सर अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। मैं इस सेशन को एंड करने से पहले आपसे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। जो आज का हमारा सेशन था उसमें हमने कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। तो सभी डॉक्टर से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को वो जिनको वो इन्फॉर्मेशन समझ नहीं आ रही होगी पहली बार में, वो इस वीडियो को एक बार दोबारा भी देख सकते हैं, और उसके बाद जो उनके क्वेश्चन रहेंगे वो इंडिविजुअली अपने-अपने ग्रुप्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और अपने ग्रुप्स के अलावा वो हमें भी इंडिविजुअली भेज सकते हैं। और इसी के साथ मैं हमारे सेशन को अंत की तरफ को लेके जाऊँगा और डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हमारे क्लोजिंग रिमार्क्स करें। जी सॉरी। इससे पहले थोड़ा-सा पता करें डॉक्टर नाना सलोकर जुड़े हैं हमारे साथ? नहीं जुड़ पाए हैं। नहीं जुड़ पाए? नहीं। ओके,
क्योंकि वो उनका एक इंजरी का केस, उनकी इंजरी हो गई थी, तो वो रिकूप किए हैं। हाँ सर। जुड़े जुड़े। हाँ सर, नमस्ते। मेरा एक्सीडेंट हुआ था, टिबिया बोन टूट गया था सर मेरा पाँव का, और लिगामेंट भी फ्रैक्चर हुआ था एक्सरे में। लेकिन जब ऑपरेशन हुआ तो मेरा टिबिया का हुआ, लेकिन उन्होंने बोले क्या आपका लिगामेंट का भी होगा 1.5 महीने के बाद में। जब मैं आज एक्सरे के लिए गया तो उन्होंने बोले क्या आपका ये ऐसा आश्चर्यचकित कैसा क्या हो गया। तो मैं सर आपने जो बताए थे R1, R23 और R26, ये तीनों ड्रॉप कंटिन्यू अभी तक के लिया, तो उन्होंने बोले कि आपके लिगामेंट बहुत अच्छे हैं अभी। बस यही, धन्यवाद सर। थैंक यू नाथ सर, अपना एक्सपीरियंस माता शेयर करने के लिए। जी, तो ओवर टू डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर सर। ये सभी नमस्कार। आज का जो सत्र रहा बहुत खूबसूरत रहा, बहुत सारे लोगों ने भाग लिया, लेकिन कुछ लोग इस गूगल मीट की कुछ विशेषता की वजह से कि मोर देन 100 लोगों को ज्वाइन नहीं होना था, 100 लोग इसमें ज्वाइन किए, उससे ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन करने के अप्लाई किया, इनके अटेम्प्ट किया, पर किसी कारणवश वो नहीं जुड़ पाए। तो वैसे इसमें हमारा दोष नहीं है, गूगल का ही अपना एक प्रोटोकॉल है। फिर भी हम उनके लिए यही कहना चाहेंगे कि उनको आज के इस वीडियो क्लिप भेज दिया जाएगा, वो अपने अपने ग्रुप के माध्यम से देख सकते हैं। बहरहाल जो भी अभी इस सेशन में डॉक्टर संजीव शर्मा जी ने, जगतार सिंह सेखो जी ने जो अपना विचार रखा और अपनी बात रखी, और ये सारी बातें आप लोगों ने बखूबी सुनी, समझी और लिख भी ली होंगी। मैं आशा करता हूँ कि कई सारी बातों को आप नहीं समझ पाए तो वो उनको हम रिपीटेड सेशन के अंदर, या यूँ कह लीजिए कि आपके द्वारा जो मैसेज हमें आएंगे उनके द्वारा हम आपको तफसील से बता सकते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है, कोई भी डॉक्टर्स फ्रीली अपनी बात रख सकता है, ये आपका मंच है, आपका प्लेटफॉर्म है। तो प्लीज़ आज मैं अपने सेशन को यहीं क्लोज करके आप लोगों से भी इजाज़त चाहता हूँ, और फिर मिलेंगे इसी तरह खुशी और बहकते हुए चहकते हुए विचारों के साथ। आप कार्यक्रम में बने रहिए और अपने कार्यक्रम में तो हम बहुत बहुत गुड नाइट सर। गुड नाइट गुड सर। नाइट। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड गुड नाइट। नाइट सर। थैंक आपका बहुत बहुत यू धन्यवाद सर, सर। आपका गुड बहुत बहुत नाइट सर। धन्यवाद। गुड नाइट।